दोस्तों इन्वेस्टिंग एक गेम है, एक माइंडसेट है और है नॉलेज। और आपके पास सही नॉलेज होगी, सही माइंडसेट होगी, तो तभी आप इन्वेस्टिंग में सफल हो सकते हैं, सक्सेसफुल बन सकते हैं। ये एक पूरा गेम है, बिजनेस की तरह। यहाँ पे आपको लड़ाई करनी होगी, सही अपॉर्चुनिटी ढूंढनी होगी, सही वैल्यूज ढूंढनी होगी, सही प्रूवन मॉडल पे चलना होगा आपको, तभी आप सही तरीके से इन्वेस्टर बन पाएंगे। दोस्तों हम आज बात करेंगे द मिलीनियर रियल एस्टेट इन्वेस्टर बाय गैरी केलर। ये बुक आउटस्टैंडिंग बुक है और इनके जो ऑथर है ना गैरी केलर, वो केलर विलियम्स जो रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग एक फंड है जो इस दुनिया का नंबर वन रियल एस्टेट कंपनी है। वो इस दुनिया में सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी है केलर विलियम्स, जिनके सीईओ है गैरी केलर, जिन्होंने ये बुक लिखा है। वो हमको सिखाएंगे कि कैसे नॉर्मल इंसान छोटे छोटे जगह से शुरू करके एक बड़ा इन्वेस्टर बन सकता है, और वो कौन कौन सी चीज हमको जाननी जरूरी है इन्वेस्टिंग करने से पहले। ये बुक को दोस्तों दो पार्टों में डिवाइड किया गया है। एक नंबर है तो माइंडसेट, दूसरा नंबर है इन्वेस्टिंग। माइंडसेट मतलब एक इन्वेस्टर को इन्वेस्टिंग करने से पहले अपने माइंड को कैसे प्रोग्राम करना चाहिए, वो किस तरीके से उसको सोचना चाहिए, जैसे जिससे कि उनको एक नॉर्मल इंसान से डिफरेंस बनाए रखे। उनको कैसा एक ट्रू इन्वेस्टर बनना है। इस दुनिया में दोस्तों बहुत तरह के इन्वेस्टर होते हैं। एक इन्वेस्टर होते हैं कि हाँ ठीक है, जो नॉर्मल अर्न करते हैं, और एक इन्वेस्टर है एवरेज इन्वेस्टर। हमको एवरेज नहीं बनना है, हमको ट्रू इन्वेस्टर जो कि अल्टीमेट इन्वेस्टर बनना है, उसी का ये बुक है। तो दोस्तों ध्यान से सुनना इस बुक को। जो मैं आपको आज के साथ नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, ये नॉलेज आपकी लाइफ इन्वेस्टिंग कैरियर में बहुत ही लाभदायक साबित हो सकती है। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वेलकम, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा के मुझे सपोर्ट करते रहिए। तो शुरू करने से पहले कुछ कॉम्प्लिकेटेड टर्म होती है जो एक नॉर्मल इंसान सोचता है। वो सोचता है कि मुझे इन्वेस्टर क्यों बनना है, मेरा जो जॉब है वो मेरा ख्याल रखेगी। अमीर आदमी बहुत ही ग्रीडी होते हैं, बहुत खराब इंसान होते हैं, वो जिस पैसे को समझते हैं। इन्वेस्टिंग बहुत रिस्की होता है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। मेरे पास पैसा नहीं है, मैं इन्वेस्टिंग नहीं कर सकता। और अगर मैं पैसा हो मेरे पास, तो सारे जो इन्वेस्टिंग है ना, जैसे इन्वेस्टिंग मटेरियल्स है, वो सारे वो लोग ले चुके हैं, तो मैं इन्वेस्टिंग कैसे करूं। तो ये सारे के सारे मेथ्स है, ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स है जो उनका फेलियर का मेन जरिया बनेगी। तो गैरी केलर हमको बताएंगे कि इन्वेस्टिंग एक गेम है। एनी वन कैन डू इट, नॉट एवरी वन विल। मतलब इन्वेस्टिंग जो गेम है, वो मिलीनियर बनने के जो रास्ते हैं वो हर कोई कर सकता है, पर हर कोई करेगा नहीं। आपको जॉब है ना आपका, आपको इन्वेस्टर नहीं बनना है। आपकी जॉब क्या आपकी फाइनेंशियल लाइफ का ख्याल रख पाएगी? जो इन्फ्लेशन हर साल 2 से 3% ऊपर जा रहा है, क्या आपका जॉब उस इन्फ्लेशन को पार कर पाएगी? आप सोचते हैं कि अमीर आदमी बहुत गरीबी होते हैं, बहुत खराब इंसान होते हैं। नहीं, अमीर आदमी दूसरों को हेल्प करते हैं। वो बस खुद के बारे में नहीं सोचते, वो दूसरों के बारे में सोचते हैं। जो एम्प्लॉय लोग होते हैं, जो जॉब करते हैं, बस खुद के बारे में सोचते हैं। तो हमको एम्प्लॉय माइंडसेट के बाहर निकल के बिजनेसमैन के माइंडसेट तक आना होगा, लोगों को हेल्प करना होगा, तभी आप ट्रू इन्वेस्टर बन पाओगे। और हम लोग बोलेंगे मैं कैसे कर सकता हूँ, मेरे बहुत फैमिली प्रॉब्लम्स है, मुझे बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है, और मैं जहां रहता हूं वहां कोई अपॉर्चुनिटी भी नहीं है, वो लोग बोलेंगे। पर दोस्तों अगर ऐसा सिचुएशन आए तो मैं उनको बोलूंगा कि अपॉर्चुनिटी हर जगह पे है, आपको बस उसको ढूंढने की जरूरत है। आपकी आंख को खोलने की जरूरत है अपॉर्चुनिटी को देखने के लिए। और आपका फैमिली प्रॉब्लम, हर किसी के पास फैमिली प्रॉब्लम होता है, हर किसी के पास पैसा नहीं होते, इनफ मनी नहीं होता इन्वेस्टिंग करने के लिए, तब भी वो इन्वेस्ट करते हैं। क्या आपने ऐसा सुना है 30 से 40% तक एक इंसान अपने इनकम का 30 से 40% सेव करता है, उसको बाद में इन्वेस्ट करता है, करके वो मिलियनर बन चुका है? ऐसा आपने कब सुना है? ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे इस दुनिया में है, आप उनके बारे में जान सकते हैं। इन्वेस्टिंग दोस्तों कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इन्वेस्टिंग रिस्की भी नहीं है। अगर आपके पास सही नॉलेज है, सही इंसान है जिसके साथ आप काम कर रहे हैं, तो इन्वेस्टिंग बहुत ही इजी है, बहुत सिंपल है। और रिस्क रिस्क की बात करूं तो आप जितना सोचेंगे इन्वेस्टिंग रिस्की है, उतना ही रिस्की है।
अगर आप सोचेंगे इन्वेस्टिंग रिस्की नहीं है, मैं इसको हैंडल कर सकता हूँ, तो आप इन्वेस्टिंग को हैंडल कर सकते हैं। जितना बड़ा रिस्क होता है पैसा, मनी लिव्स ऑन द अदर साइड ऑफ फियर, मतलब पैसा डर के दूसरे साइड में रहता है। अगर आप उस डर को मिटा पाए तो आप बहुत ही पैसा कमा सकते हैं, इतना पैसा कमा सकते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। इस दुनिया में 3 टाइप के इन्वेस्टर हैं दोस्तों। जो है ट्रू इन्वेस्टर, नंबर 1 पे आता है, जो अल्टीमेट इन्वेस्टर होता है, जो रियल इन्वेस्टर होते हैं। उसके बाद आता है मॉडरेट इन्वेस्टर, मतलब एवरेज इन्वेस्टर, जो नॉर्मली सोचता है। उसके बाद नॉर्मल इंसान जो इनकम अर्न करके ही इन्वेस्ट करता है। पर हमको ट्रू इन्वेस्टर बनना है। पॉसिबिलिटीज और प्रोबेबिलिटीज को हमको समझना है। पॉसिबिलिटीज मतलब हाँ मुझे लगता है यहाँ पे एक पॉसिबल है, मैं इस अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकता हूँ। और प्रोबेबिलिटीज मतलब इसे मैं ग्रैब करूँ, उसको लॉजिकली देखना कि मैं इसको कैसे ग्रैब कर पाऊँ। अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है, तो आपको ये सोचना होगा कि मैं कैसे इसको अफोर्ड कर सकता, हाउ कैन आई अफोर्ड इट। अगर इन्वेस्टर की बात करें तो एक तरह के इन्वेस्टर होते हैं जो ऑब्जर्वर होते हैं। वो इन्वेस्टिंग के आइडिया को पसंद करते हैं, आइडिया को पसंद करते हैं, पर वो कुछ खरीदते नहीं, बस ऐसे ही रहते हैं। और एक तरह के इन्वेस्टर होते हैं जो जिसको कहते हैं स्पेकुलेटर, जो देखते हैं बस। वो एक्शन को पसंद करते हैं, कुछ भी हाथ में आए वो खरीद लेते हैं। वो कभी भी परखते नहीं कि इन्वेस्टिंग कैसे करना चाहिए और कैसे करने से हमको प्रॉफिट मिलेगी, वो देखते नहीं। और एक तरह के लोग होते हैं जिसको कहते हैं कलेक्टर। वो सब कुछ अपना मानना चाहता है, ओनर होना चाहता है, ओनर, इस प्रॉपर्टी का ओनर, इस बिजनेस का ओनर, इस लैंड का ओनर, सब कुछ अपना होना। वो चाहता है कि सब कुछ मेरा अपना हो। जैसे कि एम्प्लॉय लोग का माइंडसेट है, बस खुद के बारे में सोचता है, उसको कहते हैं कलेक्टर। वो खरीद लेता है, जो हाथ में मिलता है, पैसा होता है तो खरीद लेता है। उसका कोई फंडा नहीं है, कोई टूल्स नहीं है। और एक होता है जिसको कहते हैं रियल इन्वेस्टर, या फिर आप कह सकते हैं अल्टीमेट इन्वेस्टर। वो अपॉर्चुनिटी को पसंद करता है और चीजें सही खरीदता है। तो जो प्रॉपर्टी है वो सही प्रॉपर्टी खरीदता है। तो दोस्तों रियल एस्टेट में इन्वेस्ट हमको क्यों करना है? रियल एस्टेट एक ऐसी जगह है जहां पे इन्वेस्ट करने से आपको बहुत ही ज्यादा अनफेयर एडवांटेज मिलेगी। वो कैसे? रियल एस्टेट में ना टैक्स ब्रेक मिलता है, आप डेब्ट को यूज कर सकते हैं, लोन को यूज कर सकते हैं। और रियल एस्टेट जो है ना वो है रियल एसेट, आप उसको छू सकते हैं, परख सकते हैं, हाथ में लेके कुछ भी कर सकते हैं, आप उसको देख सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, पूरा फुल कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि स्टॉक मार्केट में नहीं होता। स्टॉक मार्केट में आपके पास कंट्रोल नहीं होता, कंट्रोल किसी दूसरे आदमी के पास होता है। पर रियल एस्टेट में आपके पास कंट्रोल होता है, फुल कंट्रोल। अपने टैक्स को मैनेज करने की कंट्रोल, अपने डेब्ट को मैनेज करने की कंट्रोल जो कि लोन है, और पूरे पैसे को मैनेज करने की कंट्रोल। और रियल एस्टेट में सबसे बड़ा मजा क्या है जानते हैं आप? गवर्नमेंट आपको हेल्प करेगी। गवर्नमेंट चाहता है कि बड़े बड़े बिल्डिंग बने, लोग बिल्डिंग खरीदे, गवर्नमेंट ये चाहता है। तो हमको उस चीज का फायदा उठाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि स्टॉक मार्केट बुरा है, पर रियल एस्टेट में बहुत ही ज्यादा अनफेयर एडवांटेज है। टैक्स में, लोन में, डेब्ट में, रिस्क में बहुत रिस्क कम है। आप उसको फुल कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए जो रियल एस्टेट इन्वेस्टर होते हैं ना, वो कंट्रोल पसंद करते हैं। वो सब कुछ अपना खरीदना नहीं चाहते, वो कंट्रोल करना चाहते हैं सब कुछ। इसलिए वो आज इतने सफल हो पाए हैं। कुछ लोग बोलेंगे कि वो आमिर बन चुका है लक की वजह से, वो बहुत लकी था। मैं उनसे कहना चाहता हूँ लक ना, लक का मीनिंग क्या होता है? LUC के लक मतलब लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज। LUC के लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज। अगर आपके पास ज्ञान है, आप उस ज्ञान के ऊपर काम कर रहे हैं, उस ज्ञान को काम पे लगा रहे हैं, तो आप लकी है। लक ऐसा ही नहीं आता, काम करना पड़ता है। आपको भगवान ऐसा ही हेल्प नहीं करेगा। आपको खुद के ऊपर पहले तो विश्वास रखना होगा, उसके बाद आपको भगवान हेल्प करेगा। अगर आपको खुद के ऊपर विश्वास ही नहीं है कि मैं एक रियल एस्टेट इन्वेस्टर बन सकता हूँ, मैं अमीर बन सकता हूँ, तो आपको कोई कैसे हेल्प कर सकता है? तो खुद को पहले हेल्प करना सीखो, उसके बाद दूसरों को हेल्प करने के लिए बोलो। दोस्तों इस बुक में हम वो सारी चीज जानेंगे। इस बुक में गैरी केलन ने प्रूवन मॉडल दिया है, हमको इन्वेस्ट कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप कौन चीज खरीदनी है, कौन चीज
बेचना है और कौन कौन सी चीज हमको बहुत दिनों तक बचाए रखना है, इस सारी चीजों का खुलासा इस वीडियो में आपके साथ करूंगा। गैरी केलर बोलते हैं कि इन्वेस्टर बनने से पहले हमको मिलियन सोचना होगा। थिंक अ मिलियन, बाय अ मिलियन एंड ओन अ मिलियन। ये तीन चीज अपने जहन में उतार लेना होगा हमको। थिंक अ मिलियन मतलब हमेशा अपने सबकॉन्शियस माइंड में मिलियन मिलियन मिलियंस। हम जब कभी भी आप इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट करें तो आपको मिलियन सोचना होगा। मिलियन डॉलर, करोड़ रुपए, ये सोचना होगा। खुद से ये कहना होगा कि मैं एक रियल एस्टेट इन्वेस्टर हूँ, मैं एक रियल एस्टेट इन्वेस्टर हूँ, मैं एक रियल एस्टेट इन्वेस्टर हूँ। इससे क्या होता है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड वो एक्सेप्ट कर लेता है, आपको वो नेसेसरी चीज प्रोवाइड करता है जो आपको एक सक्सेसफुल रियल एस्टेट इन्वेस्टर बनने में हेल्प करता है। तो हमको हमेशा थिंक अ मिलियन, बाय अ मिलियन एंड ओन अ मिलियन। मतलब फर्स्ट हमको थिंक करना होगा कि मिलियन हमको हमको मिलियनर बनना है। उसके बाद मिलियन डॉलर की प्रॉपर्टी खरीदनी है, उसके बाद उस प्रॉपर्टी का मैनेज करना है। पर हमारे पास तो पैसा नहीं है, हम क्या करेंगे कैसे? अरे भाई, टैक्स और डेट की मदद से। उससे पहले एक वार्निंग दिया है, लोन को यूज करने से पहले फाइनेंशियल नॉलेज हासिल कर लो। अगर तुम्हारे पास फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है लोन को कैसे यूज करना है, तो तुम एक बंदूक होता है ना, उस लोडेड गन की तरह वो लोन आपके साथ ट्रीट कर सकता है। लोडेड गन, अगर लोडेड गन को ठीक से यूज नहीं किया तो उस लोडेड गन से आपकी मौत भी हो सकती है। तो उस डेट को, लोन को वैसे यूज करो, गन चलाना सीखो, ठीक है? उसके बाद इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो। तो इन्वेस्टिंग जो है ना, अनफेयर एडवांटेज, अदर पीपल मनी, इससे इन्वेस्ट करेंगे तो आप अपने सोच से भी ज्यादा अमीर बन सकते हैं रियल एस्टेट में। पर दूसरा इंसान आपको स्टॉक मार्केट के लिए आपको पैसा नहीं देगी, आपको पैसा देगी आपके बैंक मैनेजर, आपके दोस्त लोग, क्योंकि अदर पीपल मनी है, ओपीएम, वो आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए पैसा देगी। पर स्टॉक मार्केट में नहीं देगी, क्योंकि उनको पता है स्टॉक मार्केट कब कहाँ जाता है, कहाँ नीचे आता है, उनको पता नहीं है, क्योंकि वो प्रोफेशनल नहीं है ना। चार टाइप के जो बिजनेस एसेट होते हैं, जो एसेट होते हैं इस दुनिया में, एक तो है रियल एस्टेट, फर्स्ट आता है बिजनेस, उसके बाद आता है रियल एस्टेट, उसके बाद आता है स्टॉक मार्केट, उसके बाद आता है कमोडिटीज, तो सिल्वर गोल्ड होता है। तो हमको इस चारों जगह में फोकस करना है, पर बिजनेस में नंबर वन फोकस रखना है, रियल एस्टेट में सेकेंड, थर्ड में स्टॉक मार्केट। पर कुछ लोगों का ये मानना है कि अगर आप कुछ एक ही जगह पे फोकस करके जाए तो आप बहुत ज्यादा अमीर बन सकते हैं। वो अपना अपना फंडा है, वो क्या सोचते हैं, किसको क्या पसंद आता है, वो उसके वैल्यूज के हिसाब से, उसको पसंद के हिसाब से। तो ये सोचते हुए हमको थिंक अ मिलियन, बाय अ मिलियन एंड ओन अ मिलियन करना है दोस्तों। उसके बाद गैरी केलर बोलते हैं कि जब कभी भी इन्वेस्ट करो तो बिग मॉडल्स की तरह सोचो। बिग मॉडल्स, बिग गोल्स एंड बिग सक्सेस। बिग मॉडल मतलब मिलियन सोचना होगा। अपने मॉडल मतलब यहाँ पे गैरी केलर बोल रहे हैं कि आपने एक प्रॉपर्टी देखा जो बहुत ही ज्यादा बड़ी है, तो वो प्रॉपर्टी आपकी मॉडल बन चुकी है। वो इंसान आपका मॉडल बन चुका है। जो इस इंसान बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल है, उनका फॉलो करें, वो आपका मेंटर होगा। उस मेंटर की नॉलेज, उनकी विजडम को अपने अंदर दे के आप अमीर बन सकते हो। बस उनको फॉलो करो, उन मॉडल्स को। उसके बाद आप बिग गोल सेट करो। मिलियन, हमको मिलियन रुपए की एक प्रॉपर्टी खरीदनी है। मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं है, एक सेंट भी नहीं है, एक डॉलर भी नहीं है, पर हमको एक मिलियन डॉलर खरीदना है। कैसे खरीदना है? अब जब एक कैसे बोलेंगे ना, तब बहुत ही पॉसिबिलिटीज बाहर उभर के आएगी, तब आप समझ पाओगे कि ये कैसे का पावर क्या है। और ऑब्वियसली अगर आप कैसे को सॉल्व कर पाए, क्यों में सॉल्व कर पाए, तो आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, आपके पास बिग सक्सेस आएगी। यही तो फंडा है रियल एस्टेट में, जो कि फुल कंट्रोल देता है। उसके बाद गैरी केलर बोलते हैं कि रियल एस्टेट इन्वेस्टर को बेसिकली तीन चीजों पर फोकस करना चाहिए। नंबर वन जो है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया मतलब तुम क्या खरीदोगे। हर एक इंसान का क्राइटेरिया अलग होता है। तुम क्या खरीदोगे? मैं एक लैंड खरीदूंगा, एक अपार्टमेंट खरीदूंगा, एक घर खरीदूंगा, एक मकान खरीदूंगा। तुम क्या खरीदोगे? पोटेंशियल डील, उसको ढूंढ निकालना होगा। तुम्हारे जरूरत के हिसाब से, तुम्हारे पास कितना पैसा है उसके हिसाब से तुमको आगे बढ़ना होगा। तो हो गया मैं क्या खरीदूंगा। अब आता है टर्म्स की, मैं कैसे खरीदूंगा। जैसे कि सोना, गोल्ड होता है ना, नॉर्मल इंसान
प्योर गोल्ड नहीं खरीद सकता, और खरीदे भी तो उसको बहुत सारी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन करनी पड़ती है और बहुत ही फॉर्मेलिटीज होती है। रियल गोल्ड जो नॉर्मल गोल्ड होता है जो दुकान में नहीं मिलता, वो गोल्ड खरीदने के लिए बहुत फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती है। वैसे ही आप कैसे खरीदेंगे, अगर आप रियल एस्टेट खरीदना चाहते हैं तो कैसे खरीदेंगे, कहाँ पर खरीदेंगे, रियल डील्स डिटरमाइन करता है आपके टर्म्स और नेटवर्क्स। थर्ड नंबर जो पे आता है, आपको कौन हेल्प करेगी। नेटवर्क नेटवर्क रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग का जान है। अगर आपको कोई हेल्प नहीं करता तो आप रियल एस्टेट इन्वेस्टर नहीं बन पाओगे। तो आज से लोगों के साथ मिलना जुलना स्टार्ट कर दो, उनको अपने दोस्ती सर्कल में ला दो। जो नेटवर्क होता है वो आपको बताएंगे कि वहां पे एक अच्छा डील है, वहां पे अच्छा इन्वेस्टिंग है, आप क्या वहां इन्वेस्ट करेंगे, तो आपको वो बताएंगे। तो पॉसिबिलिटीज बहुत सारे हैं, आपको उसको वहां पे जाना होगा, वहां पे रीच करना होगा, उसको ग्रैब करना होगा। तो तीन मेन चीज पे फोकस करना है एक रियल एस्टेट इन्वेस्टर को। एक नंबर है क्राइटेरिया, आप क्या खरीदेंगे। नंबर 2 है टर्म्स, आप कैसे वो खरीदेंगे। और नंबर 3 है नेटवर्क, कौन आपको मदद करेगी उसको खरीदने में। ठीक है ना। तो ये तीन चीज रियल एस्टेट इन्वेस्टर को जाननी बहुत ही जरूरी है। उसके बाद गैरी केलर बोलते हैं 4 फंडामेंटल है जो हर एक रियल एस्टेट इन्वेस्टर को जाननी जरूरी है। रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग प्रोसेस में ये 4 फंडामेंटल अप्लाई करना ही होगा। नंबर 1 फंडामेंटल क्या है, थिंक अ मिलियन। थिंक अ मिलियन, मिलियन सोचना सीखो। उसके बाद नंबर 2 पे क्या आता है, बाय अ मिलियन, $1 million की प्रॉपर्टी खरीद लो। उसके बाद ओन अ मिलियन, उसके बाद रिसीव अ मिलियन। एक 4 प्रोसेस फॉलो करना होगा। हमेशा बिग गोल सोचना होगा, हमेशा मिलियन बिलियन मिलियन पे सोचना होगा, तभी आप मिलियन पढ़ पाओगे। अगर आप सोचेंगे कि कुछ डॉलर का $100 $200 का प्रॉपर्टी खरीदूंगा, अगर आप डॉलर में रहेंगे तो आपका माइंड सेट आपको कभी भी मिलियन में पुश नहीं करेगी। तो आपको मिलियनियर सोचना होगा, गोल को मिलियन पे सेट करना होगा, तभी आप जा पाओगे। देखिए इस रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग में ना लोग जो चीज के लिए दौड़ते हैं वो है कैपिटल गेन। मतलब एक प्रॉपर्टी खरीद लिया, उस प्रॉपर्टी को बेच दूंगा 2 साल बाद, मुझे बहुत प्रॉफिट आ जाएगी, तो वो हुआ कैपिटल गेन। पर जो रियल ट्रू इन्वेस्टर होता है वो कैश फ्लो के लिए भी इन्वेस्ट करते हैं और कैपिटल गेन के लिए भी इन्वेस्ट करते हैं। कैश फ्लो बोले तो कुछ इस तरीके से, आपने एक प्रॉपर्टी खरीदा, उसको भाड़े पे दे दिया, हर महीने आपका वो भाड़ा आ रहा है, कैश फ्लो आ रहा है। 2 साल या 5 साल बाद आपने देखा उस प्रॉपर्टी का वैल्यू इंक्रीज कर गया, तो आपने उस प्रॉपर्टी को बेच दिया, कैपिटल गेन मिल गया। तो ये हुआ ट्रू इन्वेस्टर, वो कैश फ्लो भी लेगा और कैपिटल गेन भी करेगा। नॉर्मल सा फंडा है, कैश फ्लो पे इन्वेस्ट करो, आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, पर कैपिटल गेन करोगे तो आपको टैक्स देनी पड़ेगी। पर रियल एस्टेट में जो कि पैसिव इनकम है उससे आपको बहुत ही कम टैक्स देनी पड़ेगी, लगभग जीरो कह सकते हैं हम, जीरो माफिक आपको टैक्स देनी पड़ेगी। तो कैश फ्लो और कैपिटल गेन दोनों के लिए इन्वेस्ट करो, तभी आप एक ट्रू इन्वेस्टर बन पाओगे, अल्टीमेट इन्वेस्टर बन पाओगे। ये जो माइंडसेट है ना दोस्तों, इसका मैंने एक बुक पढ़ा था, रिच डैड की बुक, रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखी थी, रिच डैड गाइड टू इन्वेस्टिंग। उस बुक में रॉबर्ट कियोसाकी ने बताया है कि रियल एस्टेट, कमोडिटीज, स्टॉक मार्केट, हमारा माइंडसेट कैसे हमको इन्वेस्टर बनाता है या फिर इन्वेस्टिंग से दूर करता है, और हमको कैसे उसको कन्वर्ट करना है, माइंडसेट को कैसे फुल्ली चेंज करना है। उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगा, आपको और ज्यादा नॉलेज देने के लिए, आपके माइंडसेट को एक इन्वेस्टर की तरह सोचने के लिए। तो अभी नेक्स्ट में गैरी केलर बोलते हैं कि 7 ऐसे वे होता है, एक ऐसे रास्ते होता है जैसे कि रियल एस्टेट इन्वेस्टर सोचता है। 7 रास्ते, 7। नंबर 1 जो रास्ता है, रियल एस्टेट इन्वेस्टर सोचता है, जो उसकी सोच है वो एक वाई की तरह सोचता है। मतलब क्यों, थिंक पावर्ड बाय अ बिग वाई। क्यों मुझे इन्वेस्टर क्यों बनना है, मैं इन्वेस्ट क्यों करूं। हर किसी का क्यों एक अलग होता है, किसी को बहुत पैसे कमाना है, किसी को बहुत टाइम चाहिए, किसी को अमीर बनना है, किसी को गाड़ी खरीदनी है, और भी बहुत सारा कुछ, अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना है, घूमने जाना है, दुनिया घूमनी है, ये बहुत सारा चीजें वो अपने पसंद का है। पर मुझको क्यों इन्वेस्टर बनना है, इस क्यों के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, स्टार्ट विद व्हाई बाय साइमन सिनेक।
वो बुक की मैंने समरी बना रखा है, आप वो जाके देख सकते हो। तो आपको क्यों जो टर्म है वो अल्टीमेटली परफेक्टली समझ में आ जाएगी। तो रियल एस्टेट इन्वेस्टर सोचता है मुझे इन्वेस्टर क्यों बनना है और कैसे बनना है। नॉर्मल इंसान जो जॉब करता है उनको इन्वेस्टर क्यों बनना है, क्योंकि उनका जॉब उनकी पूरी लाइफ का ख्याल नहीं रख पाएगी, उनकी फाइनेंशियल नीड को पूरा नहीं कर पाएगी, उनको खुश नहीं रख पाएगी, इसीलिए उनको इन्वेस्टर बनना है। ठीक है। नंबर 2 है जो है वो बिग गोल सोचता है, बिग मॉडल सोचता है और बिग हैबिट भी सोचता है। देखिए आपका जो बिग गोल है, अब जो बिग गोल आपने सेट किया, मुझे $1 million की प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो उसको खरीदने के लिए आपको नॉलेज चाहिए, तो नॉलेज गैदर करने का आपको मॉडल चाहिए जो मेंटर आपको सिखाएगी $1 million की प्रॉपर्टी कैसे खरीदना है। उसके बाद आपको जो हैबिट है, आप जो हर रोज करते हैं आपका हैबिट, उस हैबिट को आपको चेंज करना है, तभी तो आप डिसिप्लिन अप्लाई कर पाएंगे अपनी लाइफ में, तभी आप 1 मिलियन खरीद पाएंगे। क्योंकि जो आपका मेंटर होंगे ना, आपके जो मॉडल्स होंगे ना, उन सभी के पास सेल्फ डिसिप्लिन होता है। अगर आपके पास भी वो सेल्फ डिसिप्लिन अपने अंदर आप इंस्टॉल कर ले, तो आप उन्हीं की तरह मिलियनर बन पाएंगे। तो रियल एस्टेट इन्वेस्टर, जो मिलियनर रियल एस्टेट इन्वेस्टर होते हैं, वो बिग गोल सोचता है, बिग मॉडल्स, और उसको पावर करता है बिग एक हैबिट से, जो हैबिट हमको बनाता है, हमको सिखाता है, हमको चलाता है। तो आप ये सोचे कि हैबिट आपको चलाए ना, हम हैबिट को चलाए, ये सोचे। हैबिट के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, आप वो देख सकते हैं मेरे चैनल पे। मैंने 3 वीडियो बनाए हैबिट के ऊपर, द पावर ऑफ हैबिट इस बुक से, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। ये सारे बुक्स में मैंने हैबिट को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है कि आप अपने हैबिट को कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे सक्सेसफुल इंसान का हैबिट अपने अंदर ला सकते हैं, उन सारे बातों मैंने उसमें बताया है, आप जाके देख सकते हो। नंबर 3 में जो होता है ना, थिंक मनी मैटर्स। मतलब कुछ लोग बोलेंगे अरे पैसा क्या है, पैसा पैसा आप कमी नहीं बनाएंगे, पैसा का क्या है, पैसा तो खर्च होता रहेगा। पर नहीं, पैसा मैटर करता है। अगर आपके पास पैसा नहीं है ना, तो आपको कुछ पसंद नहीं करेगा। अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप अपने पसंद का कोई चीज खरीद नहीं पाओगे। सही है ना। तो पैसा मैटर बहुत करता है, पर इतना भी मैटर नहीं करता कि आपके लाइफ से भी ज्यादा मैटर नहीं करता। हाँ, जो लोग बस पैसे कमाने के लिए जीते हैं, उनके लाइफ में बहुत ही ज्यादा पैसे का कमी होती है। तो पैसे मैटर करते हैं, पर उतना ज्यादा नहीं कि आपकी लाइफ से भी ज्यादा मैटर करता है। अगर आप पैसे के पीछे दौड़ोगे, पैसे आपसे दूर भाग जाएंगे। आप एसेट के पीछे दौड़ेंगे, तो पैसे आपके पीछे दौड़ेंगे। जैसे कि कहावत है ना, लड़की के पीछे मत घूमो, पढ़ाई के पीछे घूमो, तो लड़की का पेरेंट्स तुम्हारे पीछे घूमेगा। वही चीज है पैसे के बारे में भी। पैसे मैटर करता है, आपकी वाइफ और लड़की मैटर करता है, पर पैसा मैटर करता है। नंबर 4 पे जो है ना, वही नेटवर्थ। थिंक नेटवर्थ। मेरे पास इतना पैसा है, 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए ना। नेटवर्थ, नेटवर्थ मतलब आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है। गैरी क्लर्क की नेटवर्थ हर साल बढ़ रही है, मतलब उनका एसेट बढ़ रहा है, उनका इनकम तो बढ़ रहा ही है, उनका एसेट भी बढ़ रहा है। नेटवर्थ सोचो, कैश फ्लो तो आप सोचेंगे आपके रोज का काम करने के लिए, पर नेटवर्थ सोचेंगे, मुझको नेटवर्थ बनाना है। सपोज आपके पास आज 10 प्रॉपर्टी है, 10 मकान है आपके पास। उस 10 मकान का मैं वैल्यू करता हूँ कि 1 करोड़ रुपए। तो उस 1 करोड़ रुपए को आपको नेक्स्ट 5 इयर्स में कैसे 10 करोड़ में कन्वर्ट करना है, उसके बारे में आपको सोचना होगा। वही कहलाता है नेटवर्थ। 10 करोड़ हो गया, उसको 100 करोड़ बनाएंगे, 1000 करोड़ बनाएंगे। तो ये जो प्रोसेस है ना, इसको ये जो प्रोसेस को आप ठीक से लगाएंगे, तो आपके पास कैश फ्लो भी आएगा और आपका नेटवर्थ भी बढ़ेगा। तो नेटवर्थ पे फोकस करना सीखो। अब देखेंगे बहुत सारे इंसान, उनकी नेटवर्थ $600 बिलियन, अपने वॉरेन बफेट की नेटवर्थ $84 बिलियन, बिल गेट्स का इतना पैसा, जेफ बेजोस अमेजोन का 130 $30 बिलियन। तो इनका वो एसेट है, इसलिए उनका नेटवर्थ इतना बढ़ रहा है। एसेट घटेगा, उनका नेटवर्थ भी घटेगा, तो उनका इनकम सही रहेगा। तो ये ध्यान रखते हुए हमको नेटवर्थ बढ़ाना है। ठीक है ना। नंबर 5 जो है ना, वो रियल एस्टेट सोचता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया रियल एस्टेट क्यों सोचता है। टैक्स की वजह से, डेब्ट की वजह से, और प्रूवन मॉडल होता है हमारे पास, आपके पास कंट्रोल होता है जो कि स्टॉक मार्केट में नहीं होता। आप रियल एस्टेट को छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं।
अपने घर के हर एक दीवार को महसूस कर सकता है, क्योंकि वो रियल एस्टेट है। उसके बाद नंबर 6 पे आता है, एक रियल एस्टेट इन्वेस्टर हमेशा वैल्यू, अपॉर्चुनिटी एंड डील्स के बारे में सोचता है। वो वैल्यूज के बारे में सोचता है कि कितना वैल्यू है, मेरा क्या वैल्यू है, और मेरे वैल्यू से ये घर, ये प्रॉपर्टी मैच कर रहा है कि नहीं। उसके बाद वो अपॉर्चुनिटी ढूंढता है। अपॉर्चुनिटी जब कभी उसको मिल जाए वो देरी नहीं करता, धड़ाक से वो अपॉर्चुनिटी पकड़ लेता है, एक पल भी मिस नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि अपॉर्चुनिटी जब आता है तो उसको मिस नहीं करना चाहिए। अपॉर्चुनिटी को जब कभी भी आए उसको ग्रैब करना चाहिए, और तभी वो एक डील कर देता है। अपॉर्चुनिटी ग्रैब करता है, पहले तो वैल्यू को ढूंढता है, उसके बाद वो डील करता है जिसकी वो परफेक्ट और उनकी माफिक, उनकी क्राइटेरिया और टर्म्स और नेटवर्क के माफिक उनको एक रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग मिल जाती है। तो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना हमको सीखना होगा। उसके बाद नंबर 7 एंड लास्ट है वो एक्शन। वो एक्शन के बारे में सोचता है। वो ये नहीं सोचता हाँ ठीक है मुझे अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, मुझे पैसा मिल जाएगा, मेरा ये प्रॉपर्टी बहुत ऊपर चला जाएगा, वो यही नहीं सोचता। वो सोचता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, मुझे एक्शन लेना है, तभी वो इन्वेस्टिंग में ठीक से कर पाऊंगा। तो ये सब वो सोचता है। तो दोस्तों इस बुक का फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया, माइंडसेट, कैसे इन्वेस्टिंग करना है और हम कैसे अपने माइंडसेट को एक इन्वेस्टिंग की तरह सोच सकते हैं, अपने माइंड को चेंज कर सकते हैं, और लक को कैसे हम बीट कर सकते हैं, लक को हमारे गेम से बाहर कैसे कर सकते हैं। लक क्या है? लक है लेवर अंडर करेक्ट नॉलेज। तो ये बात है ना, तो लक को हमको बाहर निकलना है। तो हमने ये सीख लिया, हमने वो 3 एरिया कहाँ पे फोकस करना है सीख लिया, 4 फंडामेंटल सीख लिया, कैसे हमको थिंक करना है, थिंक ए मिलियन, बाय ए मिलियन एंड ओन ए मिलियन करना है। हमने वो 7 वे जान लिया, कैसे मिलियनर रियल एस्टेट इन्वेस्टर सोचता है। हम जान लिए वो 4 इन्वेस्टिंग इंसान जो इन्वेस्ट करता है, एक तो ऑब्जर्वर है, एक है स्पेक्युलेटर, एक कलेक्टर और एक इन्वेस्टर। तो हमको इन्वेस्टर बनना चाहिए। वो मिथ हमने जान लिया कि इन्वेस्टिंग बहुत रिस्की है, इन्वेस्टिंग कॉम्प्लिकेटेड है, मेरा जॉब मेरा ख्याल रखेगी, अमीर इंसान बहुत ग्रीडी होते हैं, वो खराब होते हैं, बहुत सारे अच्छे इन्वेस्टेड प्रॉपर्टी ले चुके हैं, हमने वो सब कुछ जान लिया। अब बारी आती है कि हम इन्वेस्टिंग कैसे करें, कौन कौन स्टेप फॉलो करें जिससे कि हमारा इन्वेस्टर सक्सेसफुल हो, हम सही तरीके से इन्वेस्ट कर पाए। इन्वेस्टिंग की माइंडसेट है द बुक द मिलियनियर रियल एस्टेट इन्वेस्टर बाय गैरी केलर। बुक की फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर ली थी, हमको कैसे सोचना चाहिए रियल एस्टेट के ऊपर, हमको डर को कैसे मिटाना चाहिए, रियल एस्टेट क्यों सोचे, और फंडामेंटल्स हमने चेक किया था। हमने चेक किया था क्राइटेरिया, आप क्या खरीदेंगे, टर्म्स आप वो क्यों खरीदेंगे, और नेटवर्क आपको वो चीज खरीदने में कौन हेल्प करेगी। और हमने ये भी चेक किया था कि डिफरेंट टाइप्स के इन्वेस्टर होते हैं, कुछ स्पेक्युलर होते हैं, बस सोचते हैं हाँ मुझे खरीदना है, और कुछ होते हैं इन्वेस्टर जो खरीदते हैं और सही चीज खरीदते हैं। और हमने ये भी देखा कि हमको मिलियन कैसे सोचना है, थिंक अ मिलियन, बाय अ मिलियन एंड ओन अ मिलियन। लिस्ट में कैसे हमने देखा फुल कंट्रोल होता है। और हमने जाना कुछ मिथ्स के बारे में, जैसे कि मुझे इन्वेस्टर नहीं बनना है, मुझे इन्वेस्टिंग बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है, इन्वेस्टिंग बहुत रिस्की होता है। इन सारी चीजों का हमने आंसर उस वीडियो में दिया था। इस वीडियो में हम जानेंगे इन्वेस्टिंग पार्ट को, कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, एक नॉर्मल इंसान को कैसे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जिससे कि वो अपना रियल एस्टेट गोल को पूरा कर सके, अपने लाइफ के जो ड्रीम है वो उसको पूरा कर सके। शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वेलकम, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक ट्रू रियल एस्टेट इन्वेस्टर क्या करेगा? वो कैपिटल गेन करेगा प्लस कैश फ्लो हासिल करेगा। कैपिटल गेन मतलब अगर आप एक चीज को खरीदते हैं, एक चीज आपने खरीदा, एक मकान खरीदा या फिर एक लैंड खरीदा 10 लाख रुपए में, आप उसको 5 साल बाद भी सेल कर रहे हैं, तो आपका वो लैंड मार्केट वैल्यू के हिसाब से मैं मान लेता हूँ कि 20 लाख रुपए हो चुका है, तो आपने उसको बेच दिया, तो ये हुआ आपका कैपिटल गेन या फिर इक्विटी बिल्डअप। कैश फ्लो वही होगा कि आपने एक घर खरीदा, उसको भाड़े पे दे दिया, हर महीने आपका वो पैसा वहां से पैसा आ रहा है, तो वो हुआ कैश फ्लो। अब इस दोनों चीजों को मिला के एक ट्रू इन्वेस्टर कैसे अपने जो प्रॉफिट है उसको मैक्सिमाइज करता है वो हम देखेंगे। अब बैंक की मदद से इतना आगे बढ़ सकते हैं, इतना आगे बढ़ सकते हैं, मतलब फ्री में आप आगे बढ़ सकते हैं।
अदर पीपल मनी यूज करके, बैंक की मनी यूज करके। कैसे? चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज आपको एक 20 लाख रुपए की मकान खरीदनी है या फिर अपार्टमेंट खरीदना है, छोटा सा अपार्टमेंट 20 लाख रुपए की, आप बस शुरुआत कर रहे हैं। तो आपके पास 5 लाख रुपए है, बाकी 15 लाख आपको कैसे मिलेगा? आपको बैंक आपको वो 15 लाख रुपए लोन पे देता है और आपको 15 साल के ऊपर लोन देता है 8% इंटरेस्ट से। तो आपका वो 15 लाख आपने इंटरेस्ट पे दिया 8% इंटरेस्ट में, तो आपका वो 15 साल बाद आपको पे करना होगा 16,20,000 रुपए आपको पे करना होगा 15 साल बाद। मतलब 1,62,000 एक्स्ट्रा, लगभग 1.5 लाख एक्स्ट्रा आपको पे करना होगा इंटरेस्ट की वजह से 15 साल बाद। तो आपने क्या किया? 5 लाख रुपए डाउन पेमेंट कर दिया और 15 लाख रुपए बैंक से उठा लिया। तो अब मजे की जो बात आती है ना, तो आपको वो जो 1,62,000 रुपया, सॉरी 16,20,000 रुपीज जो आपको देनी होगी बैंक को, वो आप कैसे देंगे? तो आपका अगर वो आप हर साल में देखेंगे तो आपको 1 लाख रुपए के आसपास देना होता है, जो आता है हर महीने 9,000 रुपीज। हर महीने 9,000 रुपीज आपका वो पैसा आता है, आपको हर महीने बैंक को देना होगा 9,000 रुपीज। तो आपने 5 लाख इन्वेस्ट किया, उस अपार्टमेंट को खरीदने के बाद आपने वहां पे उसको भाड़े पे दे दिया या फिर कोई फैमिली को दे दिया कि आपको वो हर महीने भाड़ा देता रहे। आपने 10 या 12,000 रुपए उनसे भाड़ा लेने की उनसे साइन कर ली, मैं मान लेता हूँ कि 12,000 रुपए। तो आप देख रहे हैं कि आपको बैंक को 9,000 रुपए देना पड़ रहा है और आपको भाड़ा मिल रहा है 12,000 रुपए। तो आपका नेट कैश फ्लो कितना हो रहा है? 3,000 रुपए। 12 - 9 = 3,000 रुपीज। तो आप बस खाली बैठ के 15 साल तक 3,000 रुपए हर महीने आपके पास आएंगे, बैंक को आप चुका देंगे और आपका वो 3,000 रुपए हर महीने आते रहेंगे। आप तो मजा आएगा। उसके बाद मैं मान लेता हूं कि आपका वो प्रॉपर्टी नॉर्मल जो इकोनॉमी है उसके हिसाब से 4% हर ईयर, हर साल बढ़ता है। 4% हर साल आपका वो प्रॉपर्टी का वैल्यू हर साल बढ़ेगा। तो 15 साल बाद आपका वो प्रॉपर्टी का वैल्यू 4% से बढ़कर आपका वो 20 लाख से 32 लाख हो जाएगा 15 साल बाद। और आप वो कैश फ्लो भी गेन कर लेंगे 3,000 हर महीने। तो आपका वो टोटल कैश फ्लो 15 सालों में वो कैश फ्लो होता है 5,40,000 और आपका वो 20 लाख का प्रॉपर्टी हो जाता है 32 लाख। मतलब आपने बस 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, आपको लगभग 40 लाख रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, 35 लाख रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। मजे की बात है ना? और ऐसे ही आप बहुत सारे मकान को सेम प्रिंसिपल यूज करके आपने उसको बाय किया, भाड़े पे दे दिया, उसको सेल किया, तो आप कितना अमीर बन सकते हो? आप सोच सकते हो क्या? पर हाँ, इसमें रिस्क तो होगा, रिस्क तो है, पर रिस्क नहीं लेंगे तो क्या होगा, कैसे होगा? तो ये चीज आपने देखा, 5 लाख जस्ट आपने इन्वेस्ट किया और बाकी अपना दिमाग लगाया। आपने देखा कैसे आपने 5 लाख इन्वेस्ट करके 15 साल में 35 लाख रुपए प्रॉफिट कर लिया। हाँ, मजे की बात है। तो यही चीज होता है कैश फ्लो और इक्विटी बिल्डअप और कैपिटल गेन। आप कैश फ्लो भी आपको मिलेगा 3,000 रुपए हर महीने आपको मिलेगा, प्लस आपका वो प्रॉपर्टी 15 साल बाद 32 लाख यानी 12 लाख एक्स्ट्रा आपको देगी। मजे की बात है बहुत। तो ऐसे ही रियल एस्टेट इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं। तो रियल एस्टेट इन्वेस्टर बनने के लिए, सही तरीके से बनने के लिए आपको सेलिंग में एक्सपर्ट होना होगा। क्लोज, जो सेलिंग में जो क्लोज टर्म है उस पर मास्टरी हासिल करनी होगी। आपको बेस्ट नेगोशिएटर बनना होगा। ये प्रॉपर्टी की वैल्यू है 50 लाख रुपए, तो आपको उसको जितना कम हो सके खरीदना होगा और जितना हाई हो सके बेचना होगा। उसके लिए बहुत स्किल्स की जरूरत पड़ती है, सेलिंग स्किल्स की जरूरत पड़ती है। आपको सेल्स एक्सपर्ट बनना होगा। उसके लिए
आपको स्टडी करनी होगी, लोगों को फॉलो करना होगा, सेलिंग टेक्निक सीखनी होगी, तभी आप अच्छा रियल एस्टेट इन्वेस्टर बन पाओगे। आपको रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में बेस्ट बनना है, टॉप 10% बनना है। एक तो होता है गुड, उसके बाद बेटर, उसके बाद ग्रेट, उसके बाद होता है बेस्ट। आपको बनना है बेस्ट इन्वेस्टर। इन्वेस्ट ऐसे करें कि आप दुकान में जब जाते हैं ना, सब्जी मंडली में, मार्केट में, हर एक आलू को, टमाटर को जैसे परखते हैं ना, वैसे ही हर एक इन्वेस्टमेंट को वैसे ही परखना होगा। 100 प्रॉपर्टी देखिए, उसमें 10 सिलेक्ट कीजिए, एक खरीदिए, तभी आपका इन्वेस्टमेंट, आपका पैसा, आपका टाइम सही जगह पे इन्वेस्ट होगा। नहीं तो रैंडमली खरीद लेंगे तो आप एक ट्रू इन्वेस्टर कभी नहीं बन पाएंगे, आप जस्ट गैम्बल करेंगे। उसके बाद ये तो हुआ पूरा ओवरऑल बेसिक फंडा। अब आता है, गैरी क्लार्क बोलते हैं कि 5 ऐसी मॉडल है जो रियल एस्टेट इन्वेस्टर अपने लाइफ में, अपने इन्वेस्टिंग कैरियर में यूज करता है। वो 5 चीज हमको जानना बहुत ही जरूरी है। नंबर 1 जो है द नेटवर्थ मॉडल। नेटवर्थ मॉडल मतलब आपको जो नेटवर्थ, उसको आप कैसे सेट करेंगे। लर्न द पाथ ऑफ मनी, पैसा कैसे आता है, उसके रास्ते, वो सारा कुछ हमको जानना जरूरी है। उसके लिए हमको जानना जरूरी है कि आपका जो गोल है 10 साल में या फिर 20 सालों में, आपका जो गोल है, उस गोल के हिसाब से आपको कितना रुपए का या फिर किस अमाउंट का प्रॉपर्टी चाहिए। आइडेंटिफाई कीजिए उसको कि मुझे इतना अमाउंट का प्रॉपर्टी चाहिए, इस जगह पे चाहिए, और मेरे फ्यूचर गोल के हिसाब से, सपोज मैं एक 10 रुपए के लाख की प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ, फ्यूचर गोल मैं रखता हूँ कि उसका एप्रिसिएशन हो 10 सालों में 20 लाख या फिर 35 लाख हो जाए, प्लस मुझे कैश फ्लो भी मिलते रहे। तो ये हुआ आपका गोल। आपको पहले आइडेंटिफाई करना होगा मेरा गोल क्या है। उसके बाद आपको बजटिंग में आना होगा। अब जो इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर आपका जो कैश फ्लो है आपके पास, एक घर से तो आप मिलियनर नहीं बन पाओगे, एक प्रॉपर्टी खरीदने से आप मिलियनर नहीं बन पाओगे। तो आपका जो पैसा आपके पास आ रहा है हर महीने कैश फ्लो के रूप से, तो उसको बजट करना होगा, मतलब उसको ठीक ठाक से यूज करना होगा, सेव करना होगा। उस पैसे को आप दोबारा किसी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करेंगे। तो ऐसा करने से, सालों साल ऐसा करने से आपके बहुत प्रॉपर्टी आ जाएंगे और आपका कैश फ्लो इतना बढ़ जाएगा कि आपको और सोचना भी नहीं पड़ेगा मेरा जो रियल एस्टेट प्रॉपर्टी है वो कितना ऊपर जा रहा है या फिर नीचे जा रहा है। तो बजट को, मन के पैसे को घुमा के बजटिंग करके आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके बाद आता है ट्रैकिंग। देखिए आपके पास जो एसेट है और आपके पास जो लायबिलिटीज है, वो आपके फाइनेंशियल वेल्थ को बहुत बहुत इफेक्ट करता है। तो उसको आपको ट्रैक करना होगा। आपको ये देखना होगा कि मेरा लायबिलिटी मेरे एसेट से ज्यादा ना बढ़ जाए। मुझे एसेट पर फोकस करना होगा, एसेट बढ़ाना होगा, ना कि लायबिलिटीज। कुछ लोग तो ऐसा करेंगे, कुछ पैसे खरीदने के बाद, कुछ पैसे अर्न करने के बाद, कमाने के बाद एक बड़ी सी कार खरीद लेंगे, बड़ी सी गाड़ी खरीद लेंगे, बड़ी सी घर खरीद लेंगे, तो उसका वो लायबिलिटी हो गया ना। तो हमको लायबिलिटी बढ़ाना नहीं, हमको एसेट बढ़ाना है, हमको एसेट पे फोकस करना है। हाँ, गाड़ी तो हमको चाहिए, घर तो हमको चाहिए, पर उस घर या गाड़ी का पेमेंट करने के लिए मुझे एसेट भी जरूरत है, जो एसेट उस घर का या फिर उस गाड़ी का पेमेंट करेगी। ठीक है ना। तो हमको ट्रैक करना होगा, ये देखना होगा कि मेरा लायबिलिटी मेरे एसेट से ज्यादा ना बढ़ जाए। अगर बढ़ जाता है तो आपका, आप जान पाएंगे कि आप फाइनेंशियली कहाँ पर है और आपको किस चीज में सुधार लाना है। किस चीज में सुधार लाने से आप एसेट को बढ़ा सकते हैं, लाइबिलिटी को कमा सकते हैं। तो नेटवर्क मॉडल में आपको जानना होगा पैसे कैसे काम करता है, आपके गोल्स आप कैसे इन्वेस्ट करेंगे, आपको बजट करना होगा दूसरी बार इन्वेस्ट करने के लिए, आपको ट्रैक करना होगा अपने एसेट लाइब्रेरी को। नंबर 2 पे जो आता है वो है फाइनेंशियल मॉडल। 3 इजी वे, और फिर आप बोल सकते हो इसको ट्रिपल बेनिफिट। इस 3 इजी वे में आप फाइनेंशियल वेल्थ हासिल कर सकते हैं, अपने फाइनेंशियल मॉडल को प्लेस कर सकते हैं या फिर ड्रॉ कर सकते हो। नंबर 1 है कैश फ्लो। मैंने पहले ही बता दिया कैश फ्लो क्या है। एप्रिसिएशन भी मैंने बता दिया कि जो कैपिटल गेन है वह है एप्रिसिएशन, हर साल 4% से बढ़ रहा है। थर्ड नंबर बात है पे डाउन, पे डाउन पेमेंट।
कुछ ऐसे इन्वेस्टर है ना, वो ₹1 भी, $1 भी डाउन पेमेंट नहीं करते, वो ऐसे इन्वेस्ट कर लेते हैं। वो उनका दिमाग है, वो जानते हैं कैसे चीजें काम करता है। तो पे डाउन का जो फंडा आपको सीखनी होगी। आपने तो एग्जाम्पल में देखा, पे डाउन का फंडा, आपने 5 लाख रुपए डाउन पेमेंट कर दिया, 15 लाख रुपए बाहर से उठा लिया, बैंक से उठा लिया, तो वो भी एक डाउन पेमेंट है। पर आपको ये जानना जरूरी है, 0 डाउन पेमेंट से भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। पर उसमें रिस्क तो होगा ही, पर उस रिस्क नेग्लिजिबल है। अगर आप जानते हैं पैसा कैसे काम करता है, रियल एस्टेट कैसे काम करता है, आप एक सेल्स एक्सपर्ट है, सेल्स नेगोशिएटर है, बेस्ट सेल्स नेगोशिएटर है, तो आपके वो बाएं हाथ का खेल है, वो कुछ अफेक्ट नहीं देगा आपको। नंबर 3 पे आता है नेटवर्क मॉडल। आपको ड्रीम टीम सिलेक्ट करना होगा, आपका ड्रीम टीम। उस ड्रीम टीम में आपका मेंटर होगा, एडवाइजर होगा, फ्रेंड्स होगा, मतलब जो आपको हेल्प करेगी बेस्ट रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ढूंढने के लिए। ड्रीम टीम, आपका ड्रीम टीम। देखिए, आपका जो अगर नेटवर्क, अगर आपका टीम स्मॉल होगा तो आपका नेटवर्थ स्मॉल होगा। अगर आपका टीम बिग होगा, बड़ा होगा, तो आपका नेटवर्थ बड़ा होगा, आपके पास ज्यादा पैसे होंगे। तो ये समझने के बाद आप अपना ड्रीम टीम जरूर क्रिएट करना, जिस टीम में आपके चॉइस के लोग, नॉलेजेबल लोग, और जो आपको हेल्प करने की उनमें क्षमता या हेल्प करना चाहते हैं, उनको ही रखें। कि दुश्मन को मत रखें, क्यों आपको वो खबर नहीं देगी कि वहां पे एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है, आप वहां पे जाओ, देखो, खरीदो। नहीं, वो नहीं करेंगे ये। तो ये ध्यान में जरूर रखना। नंबर 4, द लीड जनरेशन मॉडल। लीड जनरेशन मॉडल में जब कभी भी आता हूं तो वो 3 मेन फंडा इसमें आ जाता है, क्राइटेरिया, टर्म्स एंड नेटवर्क। पर लीड जनरेशन जो मेन फोकस करता है क्राइटेरिया के ऊपर। सर्च फॉर अपॉर्चुनिटीज, आपका क्राइटेरिया के हिसाब से आपको अपॉर्चुनिटीज को ढूंढना चाहिए। कहाँ अपॉर्चुनिटी मिलेगा, रिलेशनशिप में। आप अगर आपके फ्रेंड्स आपको बताता है कि यहाँ पे एक अच्छा डील है, तो आप उसको वहां पे देख जाना होगा, देखना होगा। आपको किसी चीज को इग्नोर नहीं करना है। क्या पता यहाँ पे एक अच्छा इन्वेस्टमेंट मिल जाए, आपको 100 गुनी रिटर्न मिल जाए। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो आपको, मैंने बोला ना, 100 प्रॉपर्टी देखनी है, 10 सिलेक्ट करना है और एक खरीदना है। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए, अपने क्राइटेरिया को मैच करते हुए अपॉर्चुनिटी ढूंढिए और अपॉर्चुनिटी में इन्वेस्ट कर दीजिए। ज्यादा सोचे मत। अगर आपको लगता है कि अपॉर्चुनिटी है, इसमें प्रॉफिट कमा सकता हूँ, पर 2 दिन या फिर 4 दिन रुक जाता, देखते हैं क्या होता, ऐसा करेंगे तो आपका वो प्रॉपर्टी आपके हाथ से खो सकते हैं, आप हाथ से वो चला भी जा सकता है। तो जब कभी भी अपॉर्चुनिटी मिले, आपको लगे सब कुछ सही है, अपने क्राइटेरिया पर मैच कर रहा है, आपके टर्म्स पर मैच कर रहा है, नेटवर्क से भी मैच कर रहा है, तो उसको खरीद लो, ज्यादा देरी मत करो। हाँ? ऑथर ने एक अच्छा खासा प्रॉपर्टी खो दिया, वो बहुत पछता रहे हैं अब भी। एक अच्छा अच्छा खासा प्रॉपर्टी जिसको खरीदने से उनको बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट मिलती, तो उन्होंने वो खो दिया था बस लेट की वजह से। 2-4 दिन, हफ्ते भर उन्होंने वो बस सोच रहे थे कि मैं खरीदूं या फिर ना, खरीदूं या फिर ना, सभी तो ठीक है। ऐसा करते 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 जब उन्हें खरीदने के लिए गया, तो ब्रोकर ने बोला, सॉरी भाई, वो प्रॉपर्टी सेल हो चुकी है। तो इसका बहुत अफसोस था हमारे ऑथर को। तो ये चीज कभी मत करना। द एक्विजिशन मॉडल नंबर 5 पे आता है, रिस्क मैनेजमेंट और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की कला हमको जाननी जरूरत है। रिस्क को कैसे मैनेजमेंट करें, प्रॉपर्टी के इंश्योरेंस, हाँ, जो लोग आपका अंडर काम कर रहे हैं उनकी देखभाल, आपका सेलिंग टेक्निक और फाइनेंशियल प्लानिंग, आपके वकील, अटॉर्नी जिसको कहते हैं, रियल एस्टेट प्रोमोटर, इन सभी लोगों को आपको हैंडल करनी आनी चाहिए, जिससे कि आपका रिस्क कंट्रोल में रहेगा। अगर कोई इंसान आपके वजह से कोर्ट में अपील करता है आपके लिए, तो उसको हैंडल करने की आपको आप में क्षमता होनी चाहिए, उस रिस्क को मैनेज करने की आप में ताकत होनी चाहिए, जिससे आपका प्रॉफिट भी एक्स्ट्रा होगा। ठीक है ना। तो अब बारी आती है बजटिंग की, और आता है पर्सनल बैलेंस शीट की। पर्सनल बैलेंस शीट, आप कहाँ अभी हो, आपके पास कितने एसेट है, कितने लाइबिलिटीज है, आपका इनकम कितना है, एक्सपेंस कितना है, ये 4 टर्म्स आप एक खाते में लिख लो। उसमें लिख लो आपके पास कितने एसेट है जो आपको पैसा दे रहा है हर महीने। ठीक है ना। अब
लाइबिलिटीज लिख लो। हर महीने आपको आपको वो लाइबिलिटीज आपको कितना पैसा गवा रहा है। आपकी कार, आपके घर, आपका जो कुछ भी है आपके पास लाइबिलिटी, आपका फोन रिचार्ज, हर एक सिंगल थिंग उसमें लिख लो। हो गया। अब आता है इनकम। आप हर महीने कितना इनकम कर रहे हो और आप हर महीने एक्सपेंस क्या कर रहे हो। कुछ अच्छा लगा खरीद लिया, ये स्वेटर अच्छा लगा या फिर जैकेट अच्छा लगा, ये टी शर्ट अच्छा लगा खरीद लिया, ये जीन्स अच्छा लगा खरीद लिया। वो सारे चीज एक्सपेंस में रख दो। रखने के बाद आप कैलकुलेट करो कि यहाँ पे कौन सा चीज सही नहीं है। जो कुछ भी सही नहीं है उसको सही करो। यही होता है पर्सनल बैलेंसिंग का फायदा। आप देख सकते हो कि क्या चीज सही नहीं है, क्या चीज को मुझको सही करना होगा। इंक्रीज योर फाइनेंशियल आईक्यू बाय रॉबर्ट कियोसाकी। उस बुक में मैंने फाइनेंशियल मॉडल को ठीक करने के लिए 5 ऐसे स्टेप बताया है कि एक नॉर्मल इंसान उसको जानने के बाद अपने फाइनेंशियल लाइफ को ठीक कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक जरूर दे दूंगा। 5 ऐसे फाइनेंशियल मॉडल्स, 5 ऐसे फाइनेंशियल टर्म्स जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ को हैंडल कर सकता है। आप कैसे ज्यादा पैसा कमाएं, अपने पैसे को बजट कैसे करें, अपने पैसे को प्रोटेक्ट कैसे करें, और अपने नॉलेज को कैसे बढ़ाएं, और कैसे आइडियाज को जनरेट करके पैसे कमाएं। इन सारी चीजों का खुलासा मैंने उस वीडियो में किया है, वो वीडियो जरूर देख लेना। चलो अब आती है वर्क नेटवर्क। मिलियनियर रियल एस्टेट इन्वेस्टर अपने वर्क नेटवर्क में कौन कौन लोगों को रखता है उसके बारे में जानना हमको जरूरी है। 3 सर्कल में वो काम करता है। एक तो इनर सर्कल, दूसरे नंबर पे आता है सपोर्ट सर्कल, तीसरे नंबर पे आता है सर्विस सर्कल। इनर सर्कल में वो रखता है कंसल्टेंट को, जो सलाह परामर्श देगी, जो आपको बताएगी ये इन्वेस्टमेंट सही है फिर नहीं, मतलब आपके एडवाइजर आपको बोलेगी ये इन्वेस्टमेंट सही है या फिर नहीं, इसमें क्या गलती है क्या फिर खराबी है, सब कुछ वो बोलेगी। आपके पार्टनर्स, आपके इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स, उनके साथ आप आलोचना करेंगे, उनको बोलेंगे कि ये इन्वेस्टमेंट सही है, वहां पे जाके देखिए, अगर आपके पास कोई और अच्छा इन्वेस्टमेंट है तो बताइए। तो ये हुआ पार्टनर का काम। इसके बाद आता है मेंटर्स का काम, जो आपको सिखाएंगे इन्वेस्ट कैसे करना है। वो आपको सिर्फ बताएगी कि इस गलती को दोबारा मत दोहराओ, मैंने ये गलती दोहराया था, तुम इसको मत दोहराओ, वो प्रॉपर्टी मत खरीदो, या फिर ये प्रॉपर्टी अभी खरीद लो, इसमें बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी, आपको सही रास्ता दिखाएगी आपका मेंटर। इन 3 लोग इनर सर्कल में होंगे, और इन 3 लोगों से आपको हर महीने बातें करना बहुत ही जरूरी है। हर महीने आप इनसे बातें करें, इनर सर्किल के लोगों से। अब आती है सपोर्ट सर्किल के लोग। सपोर्ट सर्किल में आता है रियल एस्टेट एजेंट, एटॉर्नी जो वकील वकील होते हैं प्रॉपर्टी मैनेजर, अकाउंटेंट जो आपके अकाउंट्स का ख्याल रखेंगे, बैंकर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स। इन सारे लोग आते हैं सपोर्ट सर्कल, जो आपको सपोर्ट करेंगे आपको रियल एस्टेट को बाहर से। अटॉर्नी वकील क्या केस से सपोर्ट करेंगे, एजेंट आपको बताएंगे कहाँ इन्वेस्टमेंट अच्छा मिल रहा है, वहां पे जाकर खरीदो। प्रॉपर्टी मैनेजर आपको प्रॉपर्टी का मैनेज करेंगे, इलेक्ट्रिक, बाल्ब, या फिर प्रॉपर्टी का जो हर चीज होता है, फर्नीचर, पानी का प्रॉब्लम, प्लम्बिंग प्रॉब्लम, उस सारी चीजों मैनेज करेगा। अकाउंटेंट आपको दिखाएगी सीट में, बैलेंस शीट में कि आपका प्रॉपर्टी कैसा परफॉर्म कर रहा है या क्या क्या करना चाहिए। आपका बैंक आपको पैसे देगी इन्वेस्ट करने के लिए, और कॉन्ट्रैक्टर्स आपके बिल्डिंग बनाएगी, जिसको कहते हैं प्रोमोटर्स। इनसे आप हर जब कभी भी एक ट्रांजैक्शन हो, खरीदे या फिर बेचे, तब उनसे बात जरूर करना। हो सकता है कुछ प्रॉब्लम आए, उनको वो मिलकर सॉल्व कर सकते हैं, वो तो फीस तो जरूर लेंगे ना। उनसे बात करने से आपकी चीजें बहुत इजी हो जाएगी। नंबर 3 बात है सर्विस सर्किल के लोग, जो प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, बिल्डर्स, इंस्पेक्टर्स, इंश्योरेंस एजेंट, मेनली मतलब एक रूम कंप्लीट करने के लिए जो कुछ भी लगता है, उन सारे लोग, एक बिल्डिंग कंप्लीट करने के लिए जो कुछ भी लगता है, उन सारे डिपार्टमेंट के लोग होते हैं सर्विस सर्कल में आते हैं। उनसे आप बातें करें, आपको जब मन आए, फिर आपको जब जरूरत पड़े तो उनसे बात करें। तो ये 3 सर्कल आप जरूर ध्यान में रखना, इनर सर्कल, सपोर्ट सर्कल, सर्विस सर्कल। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्कल है इनर सर्कल, ये चीज ध्यान में रखना। अब बारी आती है कि हमको हमेशा $1 million हर साल अर्निंग की सोचनी चाहिए। $1 million हर साल अर्निंग, तो $1 million अर्निंग के लिए मतलब 7 करोड़ रुपए इंडियन रुपीज में,
वो आने के लिए मुझे कितना प्रॉपर्टी चाहिए, क्या क्या काम करना पड़ेगा, वो आप कैलकुलेट कर लीजिए। उसके बाद उस हिसाब से नेक्स्ट 5 to 10 years के बीच में आप वो गोल हासिल हासिल कर लेंगे। अगर आप $1 million हर साल कमा रहे हैं तो आप एक ट्रू इन्वेस्टर है और एक मिलियनियर रियल एस्टेट इन्वेस्टर है। तो आपको फोकस करना होगा हर साल $1 million कमाने। वो आ सकता है बिजनेस से, आ सकता है कैश फ्लो से, आ सकता है एसेट एप्रिसिएशन से, या फिर आप आपका नेटवर्थ हर साल $1 million बढ़ सकता है। कैश फ्लो तो कम है, मान लेते हैं कि कैश फ्लो कुछ ही लाख रुपए है हर साल, पर आपका नेटवर्थ बढ़ रहा है। इस साल आपके पास 1 मिलियन की प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट साल 2 मिलियन की, उसके बाद 3 मिलियन की, 4 मिलियन की, ऐसे ही आपका नेटवर्थ बढ़ता है। तो नेटवर्थ बढ़ने से आपका $1 million का गोल कंप्लीट हो रहा है। अब लास्ट में बोलूं तो गैरी केलर बोलते हैं कि इन्वेस्टिंग के बारे में आपने तो ये सारा नॉलेज हासिल कर लिया, अब इस नॉलेज को क्या करना है, अप्लाई करना है, देखना है। और अब अभी मैं इन्वेस्ट करने के लिए नहीं बोल रहा, अब इस नॉलेज को ले लिया, इसको 1-2 बार सुन लिया, खाते पे लिख लिया, इसको इसके ऊपर चर्चा करें, इंटरनेट में सर्च करें, बुक्स पढ़ें, और अपने आसपास के जो रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग इन्वेस्टर है उनसे बातें करें, या फिर जो आपके वकील है उनसे बात करें, क्या 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 चीज होता है, कैसे काम करता है, और वो चीज हमको जानने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, ये सारी चीज आपको पहले जाननी होगी। उसके बाद आपको पैसा इकट्ठा करना होगा, उसके बाद आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये सारी चीज खुद तो करना होगा। डरोगे तो मरोगे, डरोगे कि मेरे पास इतना ही पैसा है, अगर मैं खो दूंगा तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। भाई, मनी लिव्स ऑन द अदर साइड ऑफ, पैसा डर के उस पार है। तो डर को मारो, पैसे को ले लो, ठीक है ना। अब लास्ट में जो सजेशन देते हैं गैरी केलर, सीखो, लर्न एज मच एज यू कैन, लर्न एज मच एज यू कैन, मतलब जितना हो सके, जितना जल्दी हो सके सीख लो रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग। और सीखना कभी खत्म नहीं होगा, जितना सीखोगे उतना आपका नॉलेज बढ़ेगा और उतनी जल्दी आप पैसा कमा सकोगे। इवन आप एक बिलियनियर भी हो सकोगे, आप हर साल $1 billion कमा सकोगे, आपके पास वो स्किल और नॉलेज है। तो रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग एक बिजनेस है, इसको बिजनेस की तरह ही ट्रीट करो। नॉर्मल ऐसे मत सोचा 2-4 मकान खरीद लिया तो ठीक है मैं अभी बन जाऊंगा ना। रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग एक बिजनेस है, उसको बिजनेस की तरह ही ट्रीट करो, तभी आप सक्सेसफुल हो पाओगे। सो दोस्तों, हमने कंप्लीट कर लिया था मिलियनियर रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग बाय गैरी केलर। हमने कंप्लीट कर लिया माइंडसेट के बारे में और कैसे इन्वेस्ट करना है, कंप्लीट कर लिया कैसे कैश फ्लो और कैपिटल गेन हम दोनों ही पा सकते हैं, और हमको कैसे ट्रू लेवल इन्वेस्टिंग करना चाहिए, हमको कैसे ट्रू लेवल ऑफ इन्वेस्टर बनना चाहिए, हमको कैसे फुल कंट्रोल चाहिए, क्राइटेरिया टर्म्स और नेटवर्क पर कैसे फोकस करना चाहिए, और लक को बाहर निकालना चाहिए। लक, लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज, उस लक को बाहर निकलना चाहिए। और हमको रियल एस्टेट में ही क्यों इन्वेस्ट करना है, क्योंकि हमको टैक्स ब्रेक मिलता है, डेब्ट यूज कर सकते हैं, अदर पीपल मनी यूज कर सकते हैं, अनफेयर एडवांटेज मिलता है। इस सारे वजह से हमको रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में फोकस करना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे कि मेरा काम सफल हो, इस नॉलेज हमारे देश की देशवासियों को पहुंचे, और वो देशवासी हमारे इकोनॉमी को और ज्यादा आगे ले पाए। रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग में ना गवर्नमेंट आपको हेल्प करता है। आप अगर रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग करेंगे तो आप बहुत से लोगों को हेल्प कर सकते हैं, उनको घर दे सकते हैं, रहने के लिए छत दे सकते हैं, कितना अच्छा काम है। तो इस इमोशन को हाथ में लेते हुए अब प्राउड फील करना चाहिए आपको कि आप एक रियल एस्टेट इन्वेस्टर बन रहे हैं, अपने देश को, अपने देश की इकोनॉमी को बढ़ा रहे हैं। इंडिया इज ग्रेट बोलने से काम नहीं चलेगा, उसको ग्रेट बनाना होगा। सो गाइस, इतना ही इस वीडियो में।